हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि कोई यूनफी ने जियांचन को बताया था कि उसके ऊपर से उसके सोल कंट्रोलिंग स्पेल को हटाने वाला कोई यूनफी है, जिस पर जियांचन उससे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है, और फिर अपनी उंगली में कोई पावर को जनरेट करते हुए सीधे कुइंग की तरफ देखने लगता है, जिस पर कुइंग की डर के मारे हालत खराब हो जाती है और वो सीधे कोई यूनफी के पीछे जाकर छुप जाता है, जिस पर कुइंफी भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पावर से वहां पर एक हैवी शील्ड को जनरेट कर देता है, जिसे देखकर वहां पर खड़े लोगों के साथ साथ कुइंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सीधे जियांचन को चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम बस बकवास कर सकते हो, कुइंफी के रहते तुम मुझे नहीं मार सकते हो। उसकी इस बात को सुनकर जियांचन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें एक लास्ट चांस दिया था सर्वाइव करने का, लेकिन अब तुमने वो भी गवा दिया है, और फिर अपनी फिंगर को कुइंग की तरफ पॉइंट करते हुए अपने सोल कंट्रोलिंग स्पेल को उसकी सोल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे देता है। उसके ऐसा करते ही उसकी फिंगर से एनर्जी बीम निकलकर कुइंग के सिर के आर पार हो जाती है, जिससे अब कुइंग भी समझ जाता है कि उसके ऊपर से जियांचन का कभी सोल कंट्रोलिंग स्पेल हटा ही नहीं था, लेकिन अब इसके आगे वो कुछ कर पाए उससे पहले ही उसकी बॉडी वहीं ब्लास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। ये देखकर कुइंफी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है, क्योंकि उसने उसके ऊपर से सोल कंट्रोलिंग स्पेल हटा दिया था, बावजूद इसके उसके ऊपर से सोल कंट्रोलिंग स्पेल का असर नहीं हटा। और वहीं पर खड़े हुए लोगों के मुंह तो ये देखकर खुले के खुले रह जाते हैं कि कुइंफी ने अपने फुल डिफेंस को ओपन किया हुआ था, इसके बावजूद भी जियांचन ने कुइंग को मार गिराया। लेकिन यहाँ पर डार्क 11 और सिटी कुंगसेन के अलावा एक इंसान और ऐसा होता है जो कि जियांचन की इस पावर को देखकर काफी खुश होता है, जो कि वाइस लीडर हैन हाउ होते हैं, और वो मिस फैंग से पूछते हैं कि क्या हमें अब भी इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जिस पर वो कहती हैं कि भले ही जियांचन टैलेंटेड है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा था, अगर जियांचन यार नहीं मारा गया तो बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। मुझे पता है कि आप हाउटियन सेक्ट के लिए टैलेंटेड ट्रेजर को खोजने में माहिर हैं, लेकिन बावजूद इसके आप उसे हर बार तो नहीं बचा पाएंगे। अगर वो यहाँ से सेफली निकल भी जाता है तो आप उसे कब तक बचा पाएंगे। मिस फैंग की बात को सुनकर हैन हाउ को उनकी बात माननी ही पड़ती है, इसलिए वो कहते हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं कि आखिर तक कौन जीतता है, और जो जीतेगा वही हमारा ट्रू टैलेंट होगा। इधर हम क्वीन यूनफी को देखते हैं जो कि जियांचन पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे सामने क्वीन यूनफी को मार दिया, आज मैं तुम्हारे टुकड़े टोड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। जिसके जवाब में जियांचन हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो जाओ जल्दी से जाकर एक कुत्ता ढूंढ के लेके आओ जो कि मेरे फ्लैश को खा सके, क्योंकि तुम जैसा कुत्ता तो मेरे को खा नहीं सकता है। जियांचन के इस जवाब की उम्मीद क्वीन यूनफी ने नहीं की थी, इसीलिए उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी नन सन डिवाइन फीस्ट और अर्थ ड्रैगन फायर को कंबाइन करके एक नई पावर का जनरेट करने लगता है। और हम देखते हैं कि वहां पर कुछ ही दिन में 3 फायर ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं, जो कि सीधे जियांचन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये देखकर जियांचन भी अपनी पावर का यूज करते हुए गॉड स्लेइंग ब्लेड का यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो तीनों के तीनों ड्रैगन एक ही बार में 2 हिस्सों में टूट जाते हैं और वहां पर एक धमाके के साथ वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जियांचन यही नहीं रुकता है, वो सीधे जंप करते हुए क्वीन यूनफी के ऊपर अटैक कर देता है और उस पर एक तलवार से अटैक करके उसे वहीं खत्म कर देता है। जब जियांचन अटैक कर रहा होता है तो उसके पीछे हम उसका ऑरा देख पाते हैं, जो कि डिवाइन एम्परर के टीचर का होता है, यानी कि उसकी प्रीवियस लाइफ का जो पावर होती है अब वो पूरी तरीके से झलक रही थी। वहां पर खड़े हुए लोग जब क्वीन यूनफी को जमीन पर ठंडा हुआ देखते हैं तो ये देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो दिन में सपने देख रहे हैं, लेकिन ये सब हकीकत है। ये जानते ही इन सभी के होश उड़ जाते हैं और उन्हें बिलीव नहीं होता है कि जियांचन इतना ज्यादा जीनियस है। वहीं कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये तो मार्शल आर्ट गुरु भी बन सकता है और हो सकता है कि आगे जाके ये ओवरलॉर्ड भी बन जाए। वहीं डार्क 11 और सिटी कुंगसेन भी ये देखकर थोड़ा हैरान थे कि जियांचन ने बस एक ही फ्लैश में क्वीन यूनफी को खत्म कर दिया था। ये देखकर डार्क 11 के मुंह से निकल जाता है कि ये तो बेस्ट में से भी बेस्ट है। और वहीं वाइस लीडर हैन हाउ तो ये देखकर खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, लेकिन मिस फैंग इतनी ज्यादा एरोगेंट होती हैं कि वो इस चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करती हैं और मनी मन कहती हैं कि अगर ये जीत भी गया तो क्या हुआ, ये है तो ट्रैश ही, क्योंकि इसने ज़ेनवू रेल्म तक अभी ब्रेक थ्रू भी नहीं कर पाया है और ये सिर्फ स्पिरिचुअल रेल्म में पड़ा हुआ है। इसके कुछ देर बाद हैन हाउ सभी को बताते हैं कि हम लोग पहले से ही आगे के प्रोसीजर के लिए लेट हो चुके हैं, इसलिए जिस किसी को भी अपने मैटर को सॉल्व करना हो वो हाउटियन सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद अपने मैटर को सॉल्व कर सकता है। इसीलिए वो वहाँ सभी लोगों को उन्हें और मिस फैंग को फॉलो करने के लिए कहते हैं। और फिर ये सीन यही कट होके हमें हाउटियन सेक्ट के फ्रंट गेट को दिखाया जाता है, जिसकी तरफ ही सभी लोग चले आ रहे थे और उसकी इतनी सारी सीढ़ियों को देखकर आपस में बातें भी कर रहे थे कि इसमें कितनी सारी सीढ़ियां हैं। तभी वहां पर हैन हाउ और मिस फैंग आ जाती हैं, जहां हैन हाउ बताते हैं कि इन सीढ़ियों को स्टेयर्स ऑफ हेवन कहा जाता है और सेक्ट में जाने से पहले आप लोगों का एक ऑफिशियली टेस्ट भी होगा। और इस टेस्ट का रूल सिंपल है, जो भी इंसान इन सीढ़ियों को जल्द से जल्द पार कर जाएगा उसकी पोटेंशियल के हिसाब से उसे इनर या आउटर डिसेबल घोषित किया जाएगा। इतना बताते ही ये दोनों लोग इन सीढ़ियों को क्रॉस करते हुए सीधे ऊपर चले जाते हैं। उनकी इस रफ्तार को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि वाकई ये लोग हाउटियन सेक्ट के लीडर्स होने के लायक हैं। अब जैसे ही हाउ हैन और मिस फैंग ऊपर पहुंचते हैं तो हम वहां पर दो लोगों को देख पाते हैं और ये दोनों भी अलग अलग हॉल के वाइस लीडर्स होते हैं, जिसमें से ये वाले का नाम जाओकुन होता है और ये हुआंगटियान हॉल से होते हैं। वहीं ये वाले हाउटियन हॉल से होते हैं जिनका नाम हु फैंग होता है और हु फैंग इन दोनों का वेलकम करते हैं, जिस पर ये लोग भी उन्हें ग्रीट करते हुए अपनी अपनी जगह जाने लगते हैं ताकि वो दूर बैठकर इस कंपटीशन का मजा ले सकें। इधर हम सभी न्यू बैच के डिसाइबल्स को देखते हैं
हैं जो कि इतनी सारी लंबी सीढ़ियों को देखकर काफी निराश होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है कि वो उसे इतनी स्पीड से पार कर सके जितना ये टीचर्स ने पार किया है। लेकिन डार्क 11 और सितुकुंगशन को जियानचैन पर पूरा यकीन होता है और वो उससे कहते हैं कि हमें पता है तुम यहाँ पर पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़कर फर्स्ट प्लेस हासिल करोगे, क्योंकि भले ही तुम्हारी स्ट्रेंथ स्पिरिचुअल रेलम वाली हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ज़ेनवो रेलम के मास्टर को इजीली मार सकते हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी पोटेंशियल काफी ज्यादा हाई है और तुम इजीली इस रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर पाओगे। तभी आसमान में उन लोगों की एक लड़की दिखाई देती है जो सीधे उनके सामने आ जाती है और कहती है कि कौन है भाई जो रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। उसे अचानक से आसमान से आता हुआ देखकर जियानचैन पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो बताती है कि उसका नाम यून जियान है और वो आज के टेस्ट रिजल्ट की रिकॉर्डिंग रखेगी। और फिर बताती है कि अभी तक का हाईएस्ट टेस्ट स्कोर रिकॉर्ड होल्डर फी है और वैसे भी उसका जूनियर फेलो ली यूनफी ने सिर्फ 15 सेकंड में ही इस टेस्ट को पार कर लिया था। इसीलिए उसे लगता है कि जियानचैन या कोई और ही ली यूनफी के रिकॉर्ड को ही ब्रेक कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना ही नहीं, वो जियानचैन का ली यूनफी से बहुत ज्यादा कंपैरिजन करते हुए कहती है कि जियानचैन ली यूनफी के सामने कुछ भी नहीं है। उसने छोटी सी एज में ही हाउटियन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर का डिसाइपल बनकर दिखाया है और जियानचैन पता नहीं कौन सा इंसान है जो यहाँ पर मुंह उठाकर चला आया। ऐसे करके वो जियानचैन की काफी सारी बेइज्जती करती है और ली यूनफी की नामबरी करती है। उसकी इस बकवास को सुनकर डार्क 11 को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बीच में टोकते हुए कहता है कि तुम जानती भी हो कि जियानचैन कौन है। ये वही इंसान है जिससे ली यूनफैंग अपनी जान बचाकर भाग रहा था और अगर उस समय मिलिट्री लीडर ने उसे नहीं बचाया होता तो वो कब का मारा जाता। जिस पर सितुकुंशन भी उसका साथ देते हुए कहता है कि भले ही हम इस 15 मिनट के रिकॉर्ड को ब्रेक क्यों ना कर पाए, लेकिन हमें पूरा बिलीव है कि जियानचैन इसे इजीली ब्रेक कर पाएगा। इस पर यून जियान कहती है कि भले ही यूनफैंग हारा था, लेकिन उसे हारे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, बावजूद इसके उसने अपनी इनेट पावर को अवेक कर लिया है और वो कुछ ही टाइम में मार्शल स्पिरिट रेल में कल्टिवेट करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेगा। अब जियानचैन भी उसकी बातों को सुनकर काफी बोर हो चुका था, इसीलिए वो उसे चुप करा देता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, हम तुम्हारी बकवास बातों को सुनने के लिए नहीं आए हैं और ना ही तुम्हारी ली यूनफैंग की बड़ाइयों को सुनने के लिए आए हैं। और वैसे भी वो इस समय मार्शल स्पिरिट रैली में ब्रेक थ्रू करने का ट्राई कर रहा है और अगर वो इसमें कामयाबी हो जाता है और वो मार्शल आर्ट किंग या फिर मार्शल आर्ट गुरु बन जाता है तो भी मैं उसे मार दूंगा। जिस पर हुआन जियान फिर से चिल्लाने लगती है, लेकिन अब जियानचैन उसका चिल्ला चिल्ली और बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इसीलिए वो तुरंत वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कि वो बस एक ही सेकंड के अंदर उन सीढ़ियों को क्रॉस कर जाता है, जिसे देखकर वहां खड़े लोगों के दिमाग पर एक और बिजली आकर गिरती है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर ये जियानचैन नाम का इंसान कितना ज्यादा पावरफुल है। वहीं यून जियान का भी ये देखकर मुंह खुला खुला रह जाता है, इसीलिए वो जल्दी से जियानचैन के पास चली जाती है और उससे कहती है कि तुमने एक सेकंड में से क्रॉस कैसे कर पाया, जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुमने यहाँ कोई चीटिंग की है। जिस पर जियानचैन कहता है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो भी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ने वाला है। जिस पर वो अपने दांती पीसते रह जाती है और मनी में सोचती है कि अब तो वो उसे सबक सिखा के ही रहेगी। इसलिए वो उससे कहती है कि मैं यहाँ की इस समय इंचार्ज हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ कि तुम इस टेस्ट दोबारा से दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमने चीटिंग की है। अभी उसकी ये हरकत देखकर साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो जियानचैन के साथ नाइंसाफी कर रही है। इसीलिए जियानचैन गुस्से में कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो। जिस पर वो जियानचैन के करीब आते हुए कहती है कि अगर तुम्हें दम है तो मुझे टच करके दिखाओ, दम है तो मुझे मारो मारो मारो। उसके इतना ज्यादा उकसाने पर जियानचैन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे सीधे उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद देता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जा गिरती है। जियानचैन के इस एक्ट को देखकर हुफेंग उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि वाकई ये तो बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन इसमें बैड टेम्पर जरूर है, लेकिन फिर भी मैं इसे सबसे पहले अपना डिसाइपल चूज करना चाहूंगा। जिस पर जाकुन कहते हैं कि हाओतियान हॉल में पहले ही बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल्स हैं, इसलिए इस वाले को मेरे लिए छोड़ दो। वहीं हम हाओहेन को देखते हैं जो कि चाय पीते हुए सोच रहे थे कि ये लड़का तो मुझे बार बार नई सरप्राइज दिया जा रहा है, और जियानचैन को देखकर उन्हें समझ में आता है कि उनका डैंकोई हॉल कॉम्बैट पावर पर अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर रहा है, इसलिए उन्हें भी जियानचैन को अपने साइड लाने की इस रेस में शामिल होना पड़ेगा। लेकिन तभी उनकी नजर मिस पेंग पर जाती है जो कि गुस्से के मारे खड़ी होती हैं और वो जियानचैन को घूरे जा रही थी, क्योंकि जियानचैन ने अभी अभी उनकी डिसाइबल को पीटा था। इसी टाइम पर हम उनकी डिसाइबल यून जियान को देखते हैं जो कि जियानचैन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे टच किया, तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, अगर तुम किंग ऑफ हेवन भी होती इसके बावजूद भी मैं तुम्हें ऐसे ही पीटता। जिस पर तभी पीछे से मिस पेंग आते हुए कहती हैं कि क्या सच में, भले ही मैं किंग ऑफ हेवन नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरे डिसाइबल को पीटा है, इसलिए तुम्हें इसका भुगतान जरूर करना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि हाउतियन सेक्ट में जाने से पहले सभी का एक आखिरी टेस्ट हो रहा था, जिसमें उनकी पोटेंशियल के हिसाब से उन्हें इनर स्टूडेंट और आउटर स्टूडेंट घोषित किया जाने वाला था। तभी वहां पर यून जियान नाम की एक लड़की आ जाती है जो कि यहाँ सभी का रिकॉर्ड रखने वाली थी, और वो आते ही जियानचैन की बेइज्जती करना शुरू कर देती है और वहां पर ली यूनफैंग की बड़ाइयां मारना शुरू कर देती है। जिस पर जियानचैन उसे शट अप बोलकर अपने टेस्ट को देने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और बस एक ही सेकंड के अंदर उस टेस्ट को क्लियर कर देता है। ये देखकर किसी को बिलीव नहीं होता है कि जियानचैन ने सबसे हाईएस्ट स्कोर को भी क्रॉस कर दिया। इसीलिए सभी हॉल के वाइस लीडर्स जियानचैन को अपने अपने हॉल में शामिल कर लेना चाहते थे, लेकिन
लेकिन अभी भी यूनजियान जियांचन के पीछे पड़ी हुई थी, इसीलिए वो उसके पास आ जाती है और कहती है कि शायद तुमने किसी ना किसी तरीके की चीटिंग जरूर की है, इसीलिए वो उसे ये टेस्ट दोबारा देने के लिए कहती है। जिस पर अब जियांचन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो, जिस पर वो उसे उल्टा धमकाते हुए कहती है कि दम है तो मुझे टच करके दिखाओ दिखाओ दिखाओ। जिस पर जियांचन को भी गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो जोरदार तमाचा उसे रसीद देता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरती है, जिसकी वजह से उसकी मास्टर यानी कि मिस पेंग जियांचन पर गुस्सा आने लगती है, क्योंकि जियांचन ने अभी भी उसके सामने उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद के दिया था। लेकिन यूनजियान इतनी ज्यादा एरोगेंट होती है कि वो थप्पड़ खाने के बाद भी जियांचन पर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे टच भी किया, तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ। जिस पर जियांचन कहता है कि क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो, अगर तुम किंग ऑफ हेवन होती तो भी मैं तुम्हें इससे बुरी तरीके से पीटता। जिस पर तभी मिस पेंग पीछे से आते हुए जियांचन से कहती है कि भले मैं किंग ऑफ हेवन नहीं हूँ, लेकिन तुमने मेरे सामने मेरी डिसाइपल को मारा है, इसलिए तुम्हें इसका भुगतान तो जरूर करना पड़ेगा। मिस पेंग को जियांचन के सामने देखकर दूर खड़े हुए डिसाइपल्स फिर से बात करने लगते हैं और कहते हैं कि शायद इस बार जियांचन ने कुछ गलती कर दिया, क्योंकि मिस पेंग पहले से ही मार्शल स्पिरिट रैल में पहुंच चुकी हैं और वो जियांचन को इजीली किल भी कर सकती हैं। इसलिए जियांचन को मैं तो कहता हूँ उसे माफी मांग लेनी चाहिए, हो सकता है वो जिंदा बच जाए। लेकिन जियांचन का साथ देने के लिए डार्क 11 आगे आता है और वो मिस पेंग से कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, कम से कम उससे फाइट करने के लिए आप उसके साइज के बराबर कोई इंसान भेजिए। एक डिप्यूटी मास्टर इस तरीके से फाइट नहीं कर सकता है। क्या ये इतना बड़ा सेक्ट अपने न्यू अप्रेंटिस को इस तरीके से ट्रीट करता है? यहाँ के रूल्स को तो आप लोगों ने मजाक बनाकर रखा हुआ है। इस पर मिस पेंग उससे गुस्से में कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अपने सीनियर से क्वेश्चन कर सको, जिसके साथ ही वो उस पर एक अटैक कर देती हैं, जिसकी वजह से डार्क 11 दूर जा गिरता है और उसको काफी ब्लीडिंग हो रही थी। ये देखकर सीतेकुंग शेन तुरंत उसके पास आता है और उसे उठाने लगता है। इसके साथ ही वो मिस पेंग पर चिल्लाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, क्या आप सिंपल सा क्वेश्चन करने के लिए भी उसे इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड करेंगी? जिस पर मिस पेंग और ज्यादा चिढ़ते हुए कहती हैं कि तुमसे किसने कह दिया कि मैंने उसे बुरी तरीके से इंजर्ड किया है, मैं तो बस उसे एक लेसन सिखा रही हूँ और उसे जिंदगी भर याद रहने वाला है। जिसके साथ ही वो उस पर एक और अटैक कर देती हैं। ये अटैक जाकर उन दोनों को लग पाए उससे पहले ही जियांचन बीच में आ जाता है और उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि तुमने इशू को सॉल्व करने से पहले ही लोगों पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इससे ये साबित हो जाता है कि तुम कितनी क्रूअल और ब्रूटल हो, इसीलिए आज जो तुमने मेरे फ्रेंड्स को इंजर्ड किया है तुम्हें उसकी भरपाई करनी होगी। उसकी ये बात सुनकर ये सभी लोग सहम जाते हैं कि कहीं मिस पेंग का गुस्सा उन पर ना फूटे। लेकिन मिस पेंग हंसते हुए जियांचन से कहती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ज़ेनवू रेल्म के एक नए अप्रेंटिस हो, उसके बावजूद भी तुम मुझे डरा सकते हो? चलो आ जाओ मैदान में, आज मैं तुम्हें एक ऐसा लेसन सिखाऊंगी जो तुम्हारी पूरी जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। इतना कहते ही वो अपना ऑरा रिलीज करने लगती हैं, जिस पर जियांचन भी अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान होगा भी या नहीं जिसके पास मुझे कुछ सिखाने की एबिलिटी हो, लेकिन इतना तो श्योर है कि तुम वो नहीं हो। अब ये दोनों ही अपनी अपनी पावर्स इतनी बड़ी मात्रा में रिलीज कर रहे थे कि वहां पर लोगों को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। ये देखते ही इन्हें रोकने के लिए वाइस लीडर जाओ कुन के बीच में आ जाते हैं और इन दोनों को ही समझाते हुए कहते हैं कि आज के दिन हम यहाँ पर न्यू अप्रेंटिस को वेलकम करने के लिए आए हैं, इसलिए हमें इस लवली डे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो प्लीज आप दोनों अपने अपने वेपन्स को डाउन कर लीजिए। जिस पर तभी पीछे से हैनाओ और हुफेंग भी आ जाते हैं और वो दोनों ही जाओकुन का साथ देते हुए कहते हैं कि वो सही कह रहे हैं। और वैसे भी एल्डर पेंग आप तो जानती हैं ये सब यंग जनरेशन है, ये लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इसीलिए खुद पर कुछ ज्यादा ही प्राउड कर रहे हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक बार जब इनकी स्टडीज स्टार्ट हो जाएंगी तो आप इन्हें अच्छे से लेसन दे सकती हैं। और हैना भी कहते हैं कि ये दोनों एल्डर सही कह रहे हैं, हमें यहाँ पर खून की नदियां नहीं बहानी चाहिए, ये सब बच्चे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन पर गुस्सा ना करें। तो उनकी इस बात पर मिस पेंग थोड़ा शर्माते हुए कहती हैं कि मैं मानती हूँ ये लड़का बहुत ज्यादा एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुल है, इसके अंदर काफी सारा टैलेंट और पोटेंशियल है जो कि कई सौ सालों में एक बार देखने को मिलता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप सभी लोग इसे अपना अपना अप्रेंटिस बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है। आप लोग कुछ भी कहेंगे और मैं इसे छोड़ दूंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। शेन्युआन हॉल की रिस्पेक्टेबल डिप्यूटी मास्टर होने के नाते मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। जिस पर अब हाउ हैन थोड़ा प्रेशर बनाते हुए कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप यहाँ की एक रिस्पेक्टेबल मास्टर हैं और वैसे भी हाउथियन सेक्ट के सुपीरियर्स कभी भी इस तरीके से अपने अप्रेंटिस के साथ व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन मिस पेंग उल्टाई उन्हें झाड़ते हुए कहती हैं कि आपको मुझ पर इस तरीके से प्रेशर बनाना बंद कर देना चाहिए। जिसके बाद वो जियांचन से कहती हैं कि चलो अब हम एक ट्रू कल्टिवेटर की तरफ फाइट करते हैं जो कि सेम रेल में होंगे और हारने वाला दूसरे के सामने घुटने टेक कर माफी मांगेगा। इस पर जियांचन हंसी खुशी रेडी हो जाता है और कहता है कि आज आप सभी लोग देख लेंगे कि यहाँ कौन पावरफुल है और कौन कमजोर। लेकिन तभी डार्क 11 और सीतेकुंग चैन उसे रोकने लगते हैं ताकि वो फाइट ना करे, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो वो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इस पर जियांचन उन दोनों को रिलैक्स करने के लिए कहते हुए बताता है कि तुम लोग मुझे काफी टाइम से जानते हो, क्या तुम लोगों ने मुझे कभी भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हुए देखा है? नहीं ना, तो फिर चिल करो। इसके तुरंत बाद वो बाकी के मास्टर्स से बिना देरी किए हुए इस फाइट को स्टार्ट करने के लिए कहता है। इस पर हैन हाउ उसे लास्ट एडवाइस देते हुए बताते हैं कि मार्शल स्पिरिचुअल रेल्म में होने के बावजूद भी अगर मिस पेंग ने अपनी पावर को सप्रेस किया तो भी उनकी पावर ज़ेनवू रेल्म के पीक के बराबर होगी। इसके बावजूद भी क्या तुम फाइट करना चाहते हो? जिस पर जियांचन हाँ कर देता है। जिसके बाद में हैन
हैन हाओ बाकी के लीडर से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, जिस पर वो दोनों कुछ भी कहने से मना कर देते हैं और इस फाइट को स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं। लेकिन तभी हु फेंग सभी को वहीं रोक देते हैं और जियान चैन और मिस फेंग से कहते हैं कि आप दोनों ही हमारे सेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, इसलिए एक बात याद रखोगे, इस फाइट में चाहे कोई भी जीते या हारे, लेकिन आप लोग एक दूसरे को नहीं मार सकते हो। जिस पर वो दोनों भी एग्री कर जाते हैं। इसके बाद अब इन लोगों की फाइट स्टार्ट कर दी जाती है और हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और मिस फेंग जियान चैन को धमकाते हुए कहती हैं कि भले ही तुम्हारे पीछे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कई सारे लोग यहाँ क्यों ना खड़े हो, लेकिन तुम इस सेक्ट में ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हारी ऐसी हालत आज कर दूंगी कि तुम्हें अपने पैदा होने पर रिग्रेट होगा। जिस पर जियान चैन कहता है कि अपनी अपनी बकबक बंद करो और फाइट करना है तो चुपचाप फाइट करो। जिस पर मिस फेंग अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए पर्पल फायर स्काई बर्निंग स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए जियान चैन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती हैं और उनके इस फॉर्मेशन में से कई सारे नुकीले पत्थर बाहर आने लगते हैं। ये देखकर वहां खड़े लोग भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज तक मिस फेंग की इस पावर को कभी नहीं देखा था, क्योंकि मिस फेंग ने नॉर्मली इस पावर को कभी यूज ही नहीं किया था और ये पावर वो आज इसीलिए यूज करनी थी क्योंकि वो जियान चैन की बॉडी के साथ साथ उसकी सोल को भी बर्न कर देना चाहती थी। जिसे देखकर जियान चैन कहता है कि एनिमी को टॉर्चर करने का काफी अच्छा तरीका है, लेकिन ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और इसी के साथ वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए शैडो ब्लड स्लैश की डिस्ट्रक्टिव कट्स का यूज कर देता है, जिसे देखते ही मिस फेंग अपने अटैक को जियान चैन की तरफ भेज देती है। तो ये देखकर जियान चैन भी अपने अटैक से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और उन्हें लगता है कि जियान चैन मिस फेंग के आगे नहीं टिक पाया होगा। लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि जियान चैन के अटैक ने तो मिस फेंग को इंजर्ड कर दिया, लेकिन मिस फेंग के अटैक ने जियान चैन को टच भी नहीं कर पाया और वो इस समय 100% बिल्कुल ही ठीक खड़ा था। लेकिन मिस फेंग पे तो अब खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, इसीलिए ये देखकर युन जियान तुरंत भाग कर आती है और उन्हें संभालती है। वहीं जियान चैन की इस टेरेबल पावर को देखकर सभी लोग उसके फैन हो जाते हैं और उससे दोस्ती करने के लिए अब पैसे की नदियां बहाने को भी रेडी हो जाते हैं। वहीं डार्क इलेवन और सीतुकुंशन के अलावा तीनों मास्टर भी जियान चैन के लिए खुश होते हैं और जाओगोन तो जियान चैन को पहले से ही अपना अप्रेंटिस समझने लगते हैं। जिस पर हु फेंग उन्हें समझाते हैं कि तुम्हें इतनी जल्दी किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए, वैसे भी ये सब जियान चैन के हाथ में है कि वो किसे चुनता है और अगर तुम उस पर फोर्स करोगे तो मैं उसका साइड लेने के लिए हमेशा ही खड़ा रहूंगा। लेकिन तभी उनकी नजर हैन हाओ पर जाती है जो कि एक साइड में खड़े होते हैं, इसीलिए ये दोनों पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम एक साइड में क्यों खड़े हो। जिस पर वो कहते हैं कि मेरा डेंक्यू हॉल जियान चैन जैसे फाइटर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ पिल्स और वेपन्स ही तो बनाते हैं, अगर ऐसा ना होता तो मैं जरूर कम्पीट करता। इस पर वो दोनों फिर से मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें जियान चैन के हथियार और दवाइयां बनाने का काम तो दे ही देंगे। अब इन तीनों की ये मस्ती इधर चली रही होती है कि तभी हम जियान चैन को देखते हैं जो कि मिस फेंग के सामने जा पहुंचता है और उनसे कहता है कि अब चूंकि आप हार चुकी हैं इसलिए आपको अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी। इसके जवाब में मिस फेंग कहती है कि तुमने मैच जीत लिया है, इसीलिए आज मैं तुम्हें पनिश करने का डिसीजन वापस ले रही हूँ। उनकी इस बात को सुनकर जियान चैन हंसने लगता है जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल था, क्योंकि जियान चैन उससे ज्यादा पावरफुल दिख रहा था और वो इस मैच को भी जीत चुका था, तो वो उसे पनिश कर भी नहीं सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसे कह रही थी कि मानो जियान चैन उससे नहीं बल्कि वो जियान चैन से जीती हो। इसीलिए जियान चैन अब मिस फेंग से कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझे पनिश करने वाली हो या नहीं, लेकिन तुमने प्रॉमिस किया था और तुम हार चुकी हो, इसलिए तुम्हें मेरे सामने घुटने टेक कर माफी तो मांगनी पड़ेगी। जियान चैन की इस बात को सुनकर मिस फेंग अपने गुस्से में आ जाती हैं और वो अपनी फुल पोटेंशियल को रिलीज करने लगती हैं और चिल्लाते हुए आसमान में चली जाती हैं और ऊपर से जियान चैन को धमकाते हुए कहती हैं कि मैंने शैनवेल हॉल की डेप्यूटी मास्टर होने के नाते अपनी बात को रखा और तुम्हें जिंदा जाने दिया, लेकिन तुम तो अपनी आदतों से बाजी नहीं आ रहे हो, इसीलिए आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मार्शल स्पिरिट रैल्म की पावर क्या होती है। और इतना कहते कहते ही वो अपनी पावर्स को फुल पोटेंशियल पर रिलीज करने लगती हैं, यानी कि अब वो जियान चैन के लेवल पर नहीं थी बल्कि वो मार्शल स्पिरिट रैल्म की पावर्स का यूज कर रही थी। ये देखकर जियान चैन भी समझ आता है कि अब थोड़ी उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है और देखते देखते मिस फेंग वहां पर पर्पल लोटस बुद्धिस्ट सील को भी अपेयर कर लेती हैं और तुरंत ही जियान चैन पर उसे अटैक कर देती हैं। जैसे ही जियान चैन उसे अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए डिवाइन बेल को अपीयर कर लेता है जो कि उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है। वहीं मिस फेंग की इस करतूत को देखकर वहां पर खड़े लोग भी मिस फेंग के खिलाफ हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि मिस फेंग बहुत ही बुरी इंसान है, क्योंकि उन्होंने अपनी बात को नहीं रखा और हारने के बाद भी जियान चैन पर अटैक कर रही है। तभी हम जियान चैन की बेल को देखते हैं जिस पर मिस फेंग के अटैक की वजह से हल्के हल्के क्रैक्स आने लगते हैं। ये देखकर डार्क इलेवन और सीतुकुंशन परेशान होने लगते हैं और वो जियान चैन की हेल्प करने की ट्राई करते हैं, जिसमें वो मिस फेंग को मिडिल फिंगर दिखाते हुए बूढ़ी चुड़ैल बोलते हैं और उसे कहते हैं कि अगर दम है तो हमारे पास आगे दिखाओ। और ऐसा वो एक बार नहीं बल्कि बार बार करते हैं, जिसकी वजह से मिस फेंग का ध्यान उन पर चला जाता है और वो उन्हें देखकर कहती हैं कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हेल्प करने का ट्राई कर रहे हैं, ये लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वाकई ये लोग अच्छे दोस्त हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन ने मिस फेंग को हरा दिया था, लेकिन मिस फेंग को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि अब जियान चैन उन्हें उससे माफी मांगने के लिए कह रहा था, जिस पर वो गुस्सा होते हुए हवा में चली जाती हैं
और फिर अपनी फुल पोटेंशियल की पावर का यूज करते हुए जियान चैन पर अटैक भी करने लगती हैं, जिस पर जियान चैन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिवाइन बेल का यूज करता है। लेकिन कुछ देर में ये डिवाइन बेल में भी कुछ क्रैक आने लगते हैं। ये देखते ही डार्क 11 और सीतुकुंग चैन मिस पेंग का ध्यान भटकाने के लिए उसको मिडिल फिंगर दिखाते हैं और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट भी करते हैं, जिस पर मिस पेंग कहती हैं कि वाकई ये दोनों तुम्हारे असली फ्रेंड्स हैं, क्योंकि ये तुम्हें बचाने के लिए मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैंने वो दे देती हूँ जो उन्हें चाहिए। और ये कहते हुए वो अपनी 2 फिंगर से इन दोनों पर कोई पावर से अटैक करती हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के पास एक ब्लास्ट होता है और ये लोग दूर जा गिरते हैं। ये देखते ही जियान चैन को अब गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करते हुए अपनी शील्ड को तोड़ देता है। इतना ही नहीं, वो मिस पेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे अपनी स्वॉर्ड के साथ मिस पेंग की तरफ बढ़ जाता है और उन पर अटैक करते हुए कहता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे करने पर मजबूर कर दिया है। आज सभी लोग देख लेंगे कि कैसे एक लोअर ज़ेनु रेल्म का कल्टीवेटर एक हायर स्पिरिचुअल रेल्म की कल्टीवेटर को खत्म करता है। लेकिन अगले पल मिस पेंग उसके इस अटैक को इजीली ब्लॉक कर देती है और कहती है कि अभी भी तुम बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा नहीं है, उसके बावजूद भी तुम इतने ज्यादा एरोगेंट हो रहे हो। जब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो ये समझ जाओगे कि मेरे लेवल पर आने पर तुम्हें क्या फील होता है। जिस पर जियान चैन कहता है कि अच्छा ऐसा है, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा और तुम भूल चुकी हो कि कुछ देर पहले इसी बेवकूफ इंसान ने तुम्हें हराया था, और अगर तुम्हारा इतने से दिल नहीं भरा हो तो चलो हम दोनों के बीच एक फाइनल राउंड और हो जाए। जिस पर मिस पेंग तुरंत ही रेडी हो जाती हैं और फिर ये दोनों एक बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं। वहीं इधर नीचे खड़े हुए लोग जो फाइट देख रहे थे वो जियान चैन जैसे लोअर रेल्म के कल्टीवेटर की पावर को देखकर ही हैरान थे। वहीं इधर हम जियान चैन को देखते हैं जो कि सोच रहा था कि ज़ेनु रेल्म में पहुंचने की वजह से अब वो इजीली अपनी फाइटिंग पावर को बूस्ट करने के लिए अपने गॉडली ब्लड को यूज कर सकता है। इसलिए वो मिस पेंग से कहता है कि तुमने मेरे 200 पर अटैक किया, जिसका तुम्हें भुगतान करना होगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपना पूरे ब्लड को ही बर्न क्यों ना करना पड़ जाए। इतना कहते ही वो अपनी शैडो ब्लड स्लैश की अल्टीमेट मूव को यूज करने का डिसाइड करता है। इसलिए वो अपनी गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी को ही बाहर निकाल लेता है। इस देखा देखी में मिस पेंग भी अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को बाहर निकाल लेती है, जो कि ब्लॉसमिंग पर्पल लोटस की होती है। तो ये देखते ही है नाव चिल्लाते हुए कहते हैं कि वो ऐसा कैसे कर सकती है, हमें उसे रोकना होगा। जिस पर ये दोनों मास्टर साफ साफ इनकार कर देते हैं, क्योंकि अगर वो मिस पेंग को रोकने गए तो हो सकता है मिस पेंग अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जियान चैन पर अटैक कर दे, जिसमें उसका बच पाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो उन्हें भी कुछ करने के लिए मना करते हैं। वहीं इधर हम डार्क 11 और सीतुकुंग चैन को देखते हैं, जहाँ डार्क 11 जमीन पर हाथ मार मार के रो रहा था और कह रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वहीं हम सीतुकुंग चैन को देखते हैं जिसे बिलीव होता है कि जियान चैन ये सब कुछ संभाल लेगा, क्योंकि जियान चैन ने कभी भी मुसीबत को अपने इतने करीब नहीं आने दिया है जितना वो लोग डर रहे हैं। इसी टाइम पर मिस पेंग भी अपनी सारी पावर को अपनी स्वॉर्ड में जमा करके जियान चैन पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि जियान चैन अपने आसपास एक शील्ड बनाकर उनके अटैक को वहीं ब्लॉक कर देता है। ये देखकर उन्हें बिलीव नहीं होता है कि उन्होंने अपनी सारी पावर उस अटैक में लगा दी थी। इसके बावजूद भी जियान चैन ने उसे बस अपनी शील्ड से ही ब्लॉक कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो जियान चैन से कुछ पूछ पाए, जियान चैन उन पर अपनी गोल्डन बॉडी से अटैक कर देता है, जिसे वो संभाल नहीं पाती है और वो अटैक सीधे उन्हें जा लगता है, जिसकी वजह से वो काफी इंजर्ड होकर नीचे जा गिरती हैं। जिसके साथ ही जियान चैन यहाँ पर पूरी तरीके से इस फाइट को विन कर लेता है और अब शायद ही यहाँ पर कोई ऐसा बचा हो जो उसे फाइट के लिए चैलेंज करने की हिम्मत रखता हो। जिसे देखकर वहां खड़े लोगों के अंदर एक नई लहर से दौड़ जाती है और वो जियान चैन के नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। वही जियान चैन के दोनों फ्रेंड्स तो शॉक में चले जाते हैं और उनके मुंह खोले के खुले रह जाते हैं, क्योंकि नहीं लगा था कि जियान चैन जिसके साथ वो उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, खेलते कूदते हैं, वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा जिसे वो गॉड ऑफ डेथ भी कह सकते हैं। वहीं एक कोने में हम मिस पेंग को आड़ा पड़ा हुआ देख पाते हैं, जिनके पास ही तीनों वाइस लीडर्स आते हैं, जहाँ जाओ कुन हैना से कहते हैं कि तुम एक अच्छे डॉक्टर हो, इसलिए तुम मिस पेंग को चेक करो। जिस पर वो जब चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि ये मरी नहीं है, ये भी जिंदा है, बस थोड़ा इंजर्ड हो चुकी हैं। लेकिन जब ये दोनों पूछते हैं कि कितना इंजर्ड हुई है तो हैना बताते हैं कि ज्यादा नहीं, इनकी कुछ हड्डियां टूट गई हैं और इनकी सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो वू फेंग कहते हैं कि अच्छा, इसका मतलब है इन्हें फुल्ली रिकवर होने में आधा साल तो लग ही जाएगा। अब इनके अंदर इतना बोलना ही था कि तभी पीछे से भागती हुई यिनजियान आ जाती है, जिसे देखकर ये उन्हें सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि फटाफट अपनी मास्टर को ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। जिस पर वो उन्हें वहां से तुरंत ही ले जाती है। जिस पर अब हू फेंग इन दोनों को मुद्दे पर आने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि आखिर जियान चैन किसका अप्रेंटिस बनेगा। जिस पर जाकुन कहते हैं कि हमें जियान चैन पर दबाव नहीं डालना चाहिए, हम सभी को अपने अपने ऑफर लेकर जियान चैन के पास जाना चाहिए और वो जिसे चाहे उसे चुन सकता है। उनकी ये बात दोनों लोगों को पसंद आती है, इसीलिए वो लोग जियान चैन को अपने पास बुला लेते हैं। जिस पर जियान चैन भी तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। तो हू फेंग उसे बताते हैं कि हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम तुम्हें एक एक ऑफर देंगे और तुम्हें जिसका भी ऑफर अच्छा लगे तुम उस हॉल को ज्वाइन कर सकते हो। जिसे वो स्टार्टिंग अपने हुआंगटियाल हॉल से करते हैं और वो उसे मार्शल आर्ट की सभी बुक्स का फ्री एक्सेस देने के साथ साथ उसे मिस्टीरियल कल्टीवेशन लैंड में भेजने को रेडी हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो कल्टीवेशन में तो वो उनसे डायरेक्ट आगे बात कर सकता है, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट के हेड थे। इसके बाद अब नंबर वाइज लीडर जाकुन को आता है, जो कि जियान चैन को सेम ऑफर तो करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वो एल्डर टाइशेंग को जियान चैन को स्पेशल लेक्चर देने के लिए भी इन्वाइट करा करेंगे। उनका ये ऑफर जियान चैन को पसंद आए ना आए, लेकिन हैनाओ को पसंद आता है और वो उनके हॉल को ज्वाइन करने की बात करते हैं, क्योंकि वो एल्डर टाइशेंग के लेक्चर के लिए कुछ भी कर सकते थे। जिस पर जाओ तुरंत
तुरंत उन्हें मना कर देते हैं क्योंकि वो इतने बूढ़े बच्चे को अपने हॉल में नहीं ले सकते थे। लेकिन हु फेंग भी जाओ कुन से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने हु फेंग से अच्छा ऑफर जियानचेन को दिया था, जिस पर जियानचेन भी उन दोनों के इस अच्छे ऑफर्स के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है और फिर हैन हाउ से उनके ऑफर के बारे में पूछता है, जिस पर वो शर्माते हुए बताते हैं कि उनका हॉल कोई फाइटिंग हॉल नहीं है, मतलब वहाँ मार्शल आर्ट के कंपटीशन नहीं होते हैं और न ही उनके कल्टीवेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। वहाँ तो पिल्स और वेपन्स बनाए जाते हैं, लेकिन अगर वो उनके हॉल को ज्वाइन करता है तो उनसे जो हो सकेगा वो उसके लिए करेंगे। जिस पर अब जियानचेन सोचने लगता है कि उसके यहाँ आने और हाउटियन सेट को ज्वाइन करने का सिर्फ एक ही कारण था कि वो यहाँ पर आकर जुई के लिए फायर ड्रैगन के ब्लड एसेंस से कुछ पिल्स बना सके। इसीलिए वो जाओकुन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे ज्वाइन कर लूंगा। इस पर जाओकुन खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता ही था कि तुम मेरे ही हॉल को ज्वाइन करोगे। जिस पर तभी जियानचेन अपनी बात को कंप्लीट करते हुए कहता है कि मैं डेंक्यू हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके मुंह से अचानक से ही डेंक्यू हॉल का नाम सुनकर ही वो हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच में डेंक्यू हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। अब तक जियानचेन यहाँ खड़े लोगों को इतने ज्यादा सरप्राइज और शॉक्स दे चुका था कि लोगों के मुंह बंद होने की जगह लगातार खुले ही जा रहे थे। और सीताकुंशन डार्क लेवन से पूछता है कि तुम जियानचेन के साथ पहले से हो, क्या जियानचेन को पिल्स और वेपन्स में कोई इंटरेस्ट है। जिस पर वो उसे बताता है कि जब से मैं जियानचेन को जानता हूँ वो सिर्फ पिल्स खाने और वेपन्स चलाने में माहिर है, न कि बनाने में, क्योंकि ब्लू फायर सिटी में आते ही उसने पहले दिन में कैनवुड सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिस पर उसका मुंह कुछ ऐसा बन जाता है। वहीं इधर हैन हाउ भी जियानचेन की बात को सुनकर काफी हैरान थे, इसीलिए वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए श्योर हो। जिसके जवाब में जियानचेन कहता है कि मैं सच में आपके डेंक्यू हॉल का मेंबर बनना चाहता हूँ। तो इस पर हु फेंग हैन हाउ पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, तुम मेरे स्टूडेंट को चुराना चाहते हो। जिस पर वो उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो इसे कोई ऑफर भी नहीं दे रहा था, यहाँ तक कि मैंने इस कंपटीशन से भी क्वाइट कर दिया है। लेकिन हु फेंग उनकी किसी बात पर बिलीव करने को रेडी नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि जरूर हैन हाउ और जियानचेन के बीच कोई डील हुई है। जिस बात से परेशान होकर हैन हाउ लास्ट टाइम फिर से जियानचेन से पूछते हैं कि क्या वो अपने डिसीजन पे अब भी अड़ा हुआ है और वो उसी के हॉल को ज्वाइन करना चाहता है। अगर वो चाहे तो किसी और हॉल को भी ज्वाइन कर सकता है और ये उसके पास लास्ट मौका होगा। जिस पर जियानचेन अपनी ही बात पर अड़िग रहता है और वो कहता है कि मैं आपके हॉल को ज्वाइन करना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि डार्क इलेवन और सीताकुंशन को भी आप अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर लें। उसकी बात सुनकर हैन हाउ को उसकी बात माननी पड़ती है और वो जियानचेन के साथ डार्क इलेवन और सीताकुंशन को भी डेंक्यू हॉल का मेंबर अनाउंस कर देते हैं। और डार्क इलेवन और सीताकुंशन को ये टेस्ट देने के लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लिए जा चुके हैं। ये दोनों डेंक्यू हॉल के मेंबर बन चुके हैं। ये सुनते ही ये दोनों खुशी के मारे झूम उठते हैं और फिर तुरंत ही हैन हाउ के पास जाते हैं। जिस पर हैन हाउ जाओकुन और हु फेंग से इस कंपटीशन को आगे संभालने के लिए कहते हैं क्योंकि वो यहाँ से अपने हॉल में वापस जा रहे थे। जिसके बाद वो यहाँ से अपने नए मेंबर्स के साथ डेंक्यू हॉल की तरफ निकल जाते हैं। तो उन्हें वहाँ से जाता हुआ देखकर हु फेंग जाओकुन से कहते हैं कि हमें जियानचेन को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहिए, हमें उसके डिसीजन को चेंज करवाने की कोशिश तो करनी चाहिए। जिस पर वो कोई जवाब नहीं देते हैं। इसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें डेंक्यू हॉल की लॉबी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम हैन हाउ के साथ जियानचेन और डार्क इलेवन को देख पाते हैं, जहाँ उनका सर्वेंट उन्हें बताता है कि डीन आज फिर से एपिक माइंड क्लियरिंग पिल बना रहे हैं। तो इस पर हैन हाउ कहते हैं कि पहले उन्होंने काउंटलेस फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है, मुझे लगा था कि उन्होंने अभी तक गिव अप कर दिया होगा। तो वो सर्वेंट कहता है कि हमें से ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे कुछ कह सके, इसलिए वो उसे ट्राई करने के लिए कहते हैं। तो इस पर हैन हाउ भी हामी भर देते हैं कि वो कुछ देर में वहां जाकर देख लेंगे और फिर कहते हैं कि पता नहीं आखिर डीन इस लेवल 4 मीडियम क्लास के पिल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। उनकी बात सुनकर जियानचेन सोचता है कि जितना मैं इस पिल के बारे में जानता हूँ ये तो टॉप क्लास की पिल है। तभी डार्क इलेवन हैन हाउ से रिक्वेस्ट करता है कि वो इन लोगों को भी अपने साथ ले चले, क्योंकि आज नहीं तो कल इन लोगों को पिल्स तो बनानी ही है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है ये सब चीजों को ऑब्जर्व करने का। उसकी ये बात हैन हाउ को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि वो तुरंत ही उठ खड़े हो जाते हैं और इन दोनों को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इधर हम डेंक्यू हॉल के पिल कुकिंग चैम्बर को देखते हैं, जिसके बीचों बीच में एक फर्नेस के सामने डीन बैठे हुए थे और वहाँ पर पिल बना रहे थे। वहीं हम आसपास में कई सारे टूटे हुए फर्नेस को भी देख पाते हैं। तभी अचानक से डीन का फर्नेस शेक करने लगता है, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि उनका ये फर्नेस भी टूटने वाला है। इसीलिए वो स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रास को इसमें यूज करने के लिए डालने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से जियानचेन आ जाता है, जो ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो ये चैम्बर जमीन से लेकर आसमान तक जल उठेगा। अब चूंकि यहाँ पर कोई भी जियानचेन को नहीं जानता था, इसीलिए वो लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने हमारे डीन को पिल बनाने से रोका। माना कि पिल बनाने में स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रास को डालना थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन ये कहना कि इससे पूरा चैम्बर ही जल जाएगा, क्या तुम पागल हो। अब ये सब इतनी जल्दी हुआ कि हैन हाउ को जियानचेन को रोकने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन डीन अब गुस्से में आ चुके थे और वो कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पिल मेकिंग प्रोसेस को रोका। उनके इस गुस्से के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।
तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि एपिक माइंड क्लियरिंग पिल बनाते वक्त डीन का फर्नेस ब्रेक होने लगता है, जिससे रोकने के लिए वो उसमें स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रास को डालने लगते हैं। लेकिन तभी पीछे से जियान चैन आके उन्हें ये करने से रोक देता है और बताता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये पूरा का पूरा चैम्बर ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन उसकी बात सुनकर वहाँ के डिसेबल्स जियान चैन पर ही भड़कने लगते हैं, क्योंकि जियान चैन को एक तो वो जानते नहीं थे और अचानक से ही वो पीछे से आकर यहाँ के डीन को ही रोकने लगा था। इतना ही नहीं, जियान चैन के रोकने की वजह से डीन भी उस पर गुस्सा होने लगते हैं और उससे उसका नाम पूछते हैं, जिस पर हैनाओ आगे बढ़ते हुए डीन को जियान चैन के बारे में बताते हैं कि उसका नाम जियान चैन है और वो यहाँ न्यू अप्रेंटिस है। जिसके साथ ही वो जियान चैन को डीन से तुरंत माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन इस पर जियान चैन तुरंत ही मना कर देता है कि जब उसने कोई गलती नहीं की है तो वो माफी किस बात की मांगेगा, और अगर उसने गलती की भी होती तो वो पनिशमेंट के लिए हमेशा तैयार रहता है, इसीलिए वो चाहे कुछ भी हो जाए इस बात के लिए वो कभी भी इनसे माफी नहीं मांगेगा। इस पर डीन उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम वाकई ऐसा लगता है कि तुम सही हो, जिसका जवाब जियान चैन हामी में देते हुए उन्हें बताता है कि एपिक माइंड क्लियरिंग पिल बनाने के लिए लिक्विड की हीट को बाहर निकलना जरूरी होता है, लेकिन स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्लास लिक्विड को टाइटली रैप कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर की एनर्जी बाहर नहीं निकल पाती है। और जब आप पिल बनाते हुए ग्लास का यूज करते हैं तो ये कंपेटेबल न होने की वजह से आप इसमें फेल हो जाते हैं। उसके बाद सुनकर डीन और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक इस तरीके की एनर्जी को इस पिल में से कभी निकलते हुए नहीं देखा है। जिसके जवाब में जियान चैन उन्हें समझाता है कि आप पिल मेकिंग के उस स्टेप तक पहुंच उससे पहले ही आपका फर्नेस धमाका कर जाता है। ये बात सुनकर ही डीन थोड़े शांत हो जाते हैं, जिसके आगे जियान चैन उन्हें बताता है कि आप जिस स्टेप को पूरा कर रहे होते हैं उसमें पिल फॉर्म हो रही होती है, लेकिन उससे पहले ही आप उसमें स्पिरिट कॉन्सेंट्रेटिंग ग्रास को अप्लाई कर देती हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर सारी हीट और उसकी इम्प्योरिटीज वहीं ट्रैप हो जाती है और मिक्सचर एक्यूमुलेट होने की वजह से ये बहुत बुरा रिजल्ट देता है। जियान चैन की इस पिल मेकिंग नॉलेज को देखकर वहां खड़े स्टूडेंट्स अब थोड़ा शांत हो जाते हैं और जियान चैन की बातों पर थोड़ा गौर करने लगते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है कि शायद डीन ही हमेशा से कुछ गलती कर रहे हो। लोगों को ऐसी बातें करता हुआ देखकर डार्क लेमन और सीताकुंशन जियान चैन को समझाते हैं कि भले वो सही है, लेकिन वो इस समय सबके सामने डीन की फीलिंग्स को हर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसे थोड़ा अच्छी तरीके से डीन से बात करने के लिए कहते हैं ताकि डीन पब्लिकली एम्बैरेसमेंट फील न करें। जिसके जवाब में जियान चैन उनसे कहता है कि अगर मुझे यहाँ पर अपना दबदबा बनाना है तो मुझे ऐसा कुछ करना होगा जिससे सभी लोग मेरी ताकत के बारे में जान जाएं। जिस पर वो दोनों भी शांत हो जाते हैं और वो कहते हैं कि चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद जियान चैन फिर से डीन के सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि आपका फर्नेस डिस्ट्रॉय होने वाला है, इसलिए आगे का काम आप मुझे संभालने दीजिए। इस पर डीन कहते हैं कि क्या वाकई तुम ऐसा करना चाहते हो, जिस पर जियान चैन हामी बढ़ते हुए कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि असली माइंड क्लियरिंग पिल कैसे बनाई जाती है। इस पर वहां खड़े डिसेबल्स डीन को जियान चैन की बात पर बिलीव करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि हाउतियन सेक्ट के यंग जीनियस पिल मेकर भी सेकंड लेवल पर ही है, तो फिर ये लड़का इतनी यंग एज में फोर्थ लेवल का पिल मेकर कैसे हो सकता है। वहीं इधर हाओहैन भी जियान चैन को समझा रहे थे कि उसे और ज्यादा मैस क्रिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पिल को बनाने में डीन भी फेल हो गए उसे जियान चैन कैसे बना सकता है। इसके जवाब में जियान चैन खुद को डीन से बेटर बताता है, तो ये बात सुनते ही डीन की हंसी छूट जाती है और वो हंसते हुए कहते हैं कि आज इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे चैलेंज किया है। वेल आई डोंट केयर कि तुम मुझे प्रोवोक करना चाह रहे हो या नहीं, लेकिन तुम इतने ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो, इसीलिए आज से ही फर्नेस तुम्हारा हुआ, चलो देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। इसके साथ ही डीन जियान चैन को वार्न भी करते हैं कि अगर वो इसमें फेल हो गया तो उसे बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाएगा, लेकिन जियान चैन को पनिशमेंट की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी, इसीलिए वो वहाँ थैंक यू कहते हुए सीधे फर्नेस की तरफ जाने लगता है। जिस पर फिर से हैन हाउ से रोकते हैं तो जियान चैन उन्हें रिलैक्स करने के लिए कहता है, जिस पर डार्क लेमन कहता है कि मुझे नहीं पता कि जियान चैन पिल मेकिंग में अच्छा है भी या नहीं, लेकिन इस बार मुझे उसकी चिंता नहीं हो रही है। तो इस पर सीताकुंशन भी कहता है कि मुझे भी सेम फीलिंग आ रही है। अब तक इधर जियान चैन फर्नेस के आगे बैठ चुका था और फर्नेस की कमान संभालते ही वो उसमें सबसे पहले एक जिनसेंग डाल देता है, क्योंकि उसमें उसकी कमी थी, लेकिन उसके डालते ही उसमें से बहुत तेज फायर निकलने लगती है। जिस पर डीन जियान चैन से पूछते हैं कि तुमने तो कहा था कि पिल को बनाने के लिए इसमें से हीट और इम्प्योरिटीज को बाहर निकालना होता है, लेकिन तुमने तो इसमें अर्थ फायर जिनसेंग को डाल दिया जो कि फायर सिस्टम मटेरियल होता है। तो इस पर जियान चैन कहता है कि सर जी इस समय मैं फिल्म मेकर हूं, तो प्लीज आप चुपचाप मुंह बंद कीजिए और एक साइड में बैठ जाइए। इतना कहते ही वो अपनी एनर्जी से फर्नेस के ऊपर कुछ क्लाउड्स को ले आता है, जो कि वहां पर वर्षा करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखते ही डीन से फिर नहीं रह जाता है और वो फिर से जियान चैन के पास पहुंच जाते हैं और तुरंत ही उसे ये सब रोक देने के लिए कहते हैं, क्योंकि फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर और उसके बाहर का टेम्परेचर एकदम बैलेंस ना होने की वजह से वो फर्नेस वहीं पर एक्सप्लोड भी कर सकता था। जिस पर जियान चैन पर गुस्सा करते हुए उन्हें शट अप बोलता है, क्योंकि वो बार बार उसे डिस्टर्ब कर रहे थे। जिस पर डीन भी मुंह बना के वहां से चले जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है। इसके बाद जियान चैन पिल मेकिंग के इस प्रोसेस में अपनी फायर पावर का यूज करते हुए फर्नेस की आग को बढ़ा देता है। इसके बाद अब जियान चैन पिल मेकिंग के इस प्रोसेस में अपनी फायर पावर का यूज करते हुए फर्नेस की आग को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। ये देखकर वहां खड़े लोगों को लगता है कि शायद से अभी फर्नेस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि फर्नेस के क्रैक्स लगातार बढ़ते ही जा रहे थे,
इसीलिए वो गैस लगाने लगते हैं कि एक्सप्लोड कितनी देर में होगा। तो डार्क 11 कहता है कि तुम लोग जियान चैन के फेल होने पर कुछ ज्यादा ही श्योर हो रहे हो, जिस पर ये लोग भी चौड़ी छाती करते हुए जियान चैन के फेल होने की बात करते हैं। तो इस पर डार्क 11 तुरंत ही एक टेबल निकाल लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही बिलीव है तो चलो बैट लगाते हैं। और इसमें वो खुद सबसे पहले जियान चैन के जीतने पर बैट लगाता है और पूछता है कि क्या तुम लोग गेम प्ले करना चाहोगे। तो इस पर ये लोग तुरंत ही रेडी हो जाते हैं, क्योंकि आखिर कौन ये फ्री का पैसा छोड़ने वाला है। अब ये बैटिंग स्टार्ट हो उससे पहले ही ये लोग डार्क 11 से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास हारने के लिए कुछ है भी या नहीं। तो इस पर डार्क 11 स्टाइल मारते हुए कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा रिच हूँ, लेकिन इस अंगूठी में जितना भी है वो इतना काफी होगा कि तुम्हारे साथ गेम्बल किया जाए। और इतना कहते ही वो अपने अंगूठी में से कई सारे गोल्ड और कॉपर एलॉय को बाहर निकाल लेता है, जिसका साथ देते हुए सीतुकुंगशन भी अपने पास रखे हुए कॉपर एंड गोल्ड एलॉय को बाहर निकाल लेता है। इतने सारे कॉपर एंड गोल्ड एलॉय को देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि इन लोगों के पास इतने सारे कॉपर एंड गोल्ड एलॉय कहां से आए। लेकिन वो लोग इस बात से काफी खुश थे कि अब वो लोग इतना सारा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। इसके तुरंत बाद ही डार्क 11 गेमिंग को स्टार्ट कर देता है। तो ये देखकर जियान चैन सोचता है कि वाकई डार्क 11 को मौके का फायदा उठाना अच्छे से आता है। जिसके तुरंत बाद वो अपना लास्ट स्टेप कंप्लीट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कुछ एन्चांटिंग करते हुए अपनी स्वॉर्ड की पावर को फर्नेस के अंदर ट्रांसफर कर देता है। उसके ऐसा करते ही वो फर्नेस तुरंत ही वहां पर एक बड़े से एक्सप्लोजन के साथ एक्सप्लोड हो जाता है। उसका ये एक्सप्लोजन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहां के डिसाइपल्स भी कुछ कदम पीछे हट जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर जियान चैन ने खुद से इस फर्नेस को डिस्ट्रॉय क्यों किया। लेकिन फिर वो इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि आखिरकार जियान चैन के हारने की वजह से अब वो लोग प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। लेकिन वो लोग इस बात को कंफर्म करें कि जियान चैन फेल हुआ भी है या नहीं, इसीलिए वो लोग जियान चैन की तरफ बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपना सब कुछ वहां पर दांव पर लगाया हुआ था। अब इसी टाइम पर हम डीन को देखते हैं जो कि जियान चैन को पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जियान चैन ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें माइंड क्लियरिंग पिल बना कर देंगे। लेकिन इसके बजाय जियान चैन ने उनकी फर्नेस को ही एक्सप्लोड कर दिया, जिसे देखकर तो हैन हाओ भी अपना माथा पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो चाहकर भी जियान चैन के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वहीं डार्क 11 और सीतुकुंगशन को भी लगता है कि शायद इस बार वो जियान चैन पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर बैठे। लेकिन तभी जियान चैन सीतुकुंगशन से कहता है कि तुम गलत हो, मैं तो बस ये चाह रहा था कि तुम लोग थोड़ा और प्रॉफिट अर्न कर सको। इतना कहते ही वो अपनी एपिक माइंड क्लियरिंग पिल को सबके सामने ले आता है और उसे डीन को चेक करने के लिए दे देता है, जिस पर डीन भी उसे लेते हैं और थोड़ी देर तक उसे लगातार चेक करते हैं और उन्हें ये बिलीव नहीं होता है कि वाकई में असली एपिक माइंड क्लियरिंग पिल है, जिसे वो सालों से बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन आज तक वो सिर्फ फेल ही हुए थे और जियान चैन ने पहले अटेम्प्ट में ही उसे बना लिया। अब जब जियान चैन उनसे पिल के बारे में सभी को बताने के लिए कहता है तो डीन लड़खड़ाती हुई आवाज में सभी को बता देते हैं कि ये असली एपिक माइंड क्लियरिंग पिल है। इस बात को सुनकर किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो अपना सारा पैसा हार चुके हैं। तभी डीन को उस पिल में कुछ फील होता है और जैसे ही वो उसे ध्यान से एग्जामिन करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये कोई मिडिल फेज की लेवल 4 पिल नहीं है, बल्कि ये तो फाइनल फेज की लेवल 4 पिल है। अब इस बात को सुनते ही वहां खड़े डिसाइपल्स और ज्यादा भौचक्के रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान मौजूद होगा जो इतनी कम उम्र में ही फाइनल फेज की लेवल 4 माइंड क्लियरिंग पिल को रेडी कर सके, क्योंकि ऐसा तो उनके डीन भी कभी सपने में भी नहीं कर सकते थे। लेकिन तभी पीछे से एक डिसाइपल उन सभी को याद दिलाता है कि वो सभी लोग इस बैट के चक्कर में अपना सारा पैसा हार गए हैं। वही इधर हैन हाओ खड़े खड़े सोच रहे थे कि स्पिरिचुअल रेल पर होने के बावजूद भी जियान चैन ने न सिर्फ मिस पेंग को हराया बल्कि अब डीन को भी पिल मेकिंग में पछाड़ दिया है। क्या वाकई जियान चैन के लिए हाउ टियान सेक्ट इनफ होगा? तभी हम फिर से डीन को देखते हैं जो कि जियान चैन से पूछते हैं कि तुमने इसे इंप्रूव करने के लिए किस मेथड का यूज किया, जिस पर जियान चैन बताता है कि आप जिस एपिक माइंड क्लियरिंग पिल को मिडिल फेज की लेवल 4 की पिल समझ रहे थे, दरअसल वो ऐसी कभी थी नहीं, क्योंकि जब भी ये बनती है तो ये नेचुरली फाइनल फेज की लेवल 4 एलेक्सर बन जाती है। इस पर अब डीन को भी समझ में आ जाता है कि वो शुरुआत से जिस पिल को बनाना चाहते थे दरअसल उन्होंने उसकी रेसिपी में गड़बड़ी कर रखी थी। ये सब उनका ही फॉल्ट था जिसकी वजह से वो हर बार फेल हो जाते थे। तो इस पर अब जियान चैन उन्हें आगे बताते हुए कहता है कि आपके हिसाब से आपको हमेशा लगता था कि आप इसके बैलेंसिंग, इसके ब्लेंडिंग और इसके एलिमेंट्स को अच्छे से मेजर कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपको लग रहा था कि आपका कुकिंग मेथड भी एकदम परफेक्ट है, जबकि आप हमेशा ही इसमें गड़बड़ी कर देते थे। वैसे इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आप प्रीलिमिनरी स्टेज के लेवल 4 के पिल मेकर है, इसीलिए आपके लिए ये सब समझ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जियान चैन की बातों को सुनकर और अपनी गलती को रियलाइज कर डीन को समझ में आ जाता है कि उनके नैरो माइंड होने की वजह से ही वो हमेशा से फेल होते आ रहे थे। इसीलिए वो हाथ जोड़ते हुए जियान चैन के सामने नील डाउन कर लेते हैं और उसे मास्टर जियान चैन कहते हुए उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं और उससे कहते हैं कि प्लीज आप मेरी पिल मेकिंग में हेल्प कर दीजिए। जिस पर जियान चैन उन्हें एज अ डीन होने की वजह से इस तरीके से नील डाउन करने के लिए मना करते हुए उन्हें उठाने लगता है। लेकिन पहले तो डीन खड़े नहीं होते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि इस बिजनेस में रैंकिंग या एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो भी पिल मेकिंग में बेटर होता है वो रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। इसीलिए जब तक जियान चैन उन्हें माफ करके उन्हें पिल मेकिंग अच्छी तरीके से नहीं सिखाने को तैयार हो जाता है तब तक वो उठने नहीं वाले हैं। जिस पर जियान चैन भी उनकी इस बात को मान जाता है और उनकी पिल मेकिंग को बेटर करने के लिए उन्हें कई सारे सजेशंस देने लगता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि जियान चैन ने फाइनल फेज के लेवल 4 के एलेक्सर को बना दिया था, जिसकी वजह से
डीन अब उसके सामने हार मान जाते हैं और उसके सामने नील डाउन करते हुए उसे फिल्म मेकिंग के बारे में और ज्यादा सिखाने के लिए कहते हैं, जिस पर जियान चैन उनकी बात मान जाता है और उन्हें फिल्म मेकिंग के बारे में काफी कुछ बताने लगता है। जिसके बाद वो डीन को बताता है कि वो लेवल 5 की पिल राइजिंग एलेक्सर को बनाने वाला है, जिसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उससे काफी कुछ सीख सकते हैं। डीन के मिसबिहेव के बावजूद भी जियान चैन ने ये मौका इतनी आसानी से दे दिया था। ये देखकर डीन की आंखों में तो जियान चैन किसी देवता से कम नहीं लगता है। जिस पर जियान चैन उनसे कहता है कि मैं पिल तो बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तो मटेरियल नहीं है। तो डीन उससे कहते हैं कि तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम बस बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, मैं उसका अरेंजमेंट कर दूंगा। जियान चैन मटेरियल्स के बारे में बताए उससे पहले ये आदमी भागता हुआ आता है और डीन को एक बैड न्यूज देते हुए बताता है कि 9 सेक्ट के अरे मास्टर्स हमारे दिए हुए मटेरियल से ज्यादा 5 गुना ज्यादा मटेरियल्स को मांग रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक दिए गए मटेरियल्स उनके लिए इनफ नहीं है। इस बात को जानकर हैनहा को अरे मास्टर्स पर काफी गुस्सा आता है, जिस पर डीन उन्हें शांत करते हुए कहते हैं कि हम उनसे डरते नहीं हैं, लेकिन हमें दिमाग से काम लेना होगा। जिसके साथ ही अब वो लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फिर वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे भी अपने साथ आने के लिए इन्वाइट करते हैं, क्योंकि वेयर हाउस से उसे मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद हमें सीधे डेंक्यू हॉल के वेयर हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एरे मास्टर्स को देख पाते हैं, जहाँ इनका नाम हैन येंगजी होता है और ये 9 सेक्ट के 3rd एल्डर होते हैं। वहीं इनका नाम जुओ कुइटेंग होता है और ये 9 सेक्ट के सीनियर एल्डर होते हैं, जिनसे 3rd एल्डर पूछते हैं कि कहीं हमने ज्यादा मांग कर कुछ गलती तो नहीं कर दी। जिस पर वो उन्हें टेंशन लेने को मना करते हुए समझाते हैं कि इन लोगों को हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हें कोई और एरे मास्टर नहीं मिलने वाला है। अब तभी वहाँ पर डीन भी आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही सीनियर एल्डर उन्हें ग्रीट करते हैं। जिस पर डीन उनसे पूछते हैं कि तुमने और ज्यादा मटेरियल्स की डिमांड क्यों की। जिस पर उन्हें बताते हैं कि 3rd एल्डर और मैंने दोनों ने मिलकर दोबारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की, जिससे हमें पता चला कि हमारे पास जितना भी मटेरियल है हमें उसका 5 गुना और चाहिए होगा। जिस पर हैना उन पर चिल्लाते हुए उन्हें आस्तीन का सांप बोलते हैं, क्योंकि ये लोग दिन दहाड़े ने लूट रहे थे। तो इस पर सीनियर एल्डर उन पर इस तरीके का इल्जाम लगाने से मना करते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे इंसान थे। जिस पर अब हैना को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि सेट की तरफ से इन लोगों को पहले ही 10 गुना ज्यादा मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी ये और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। इसीलिए वो इन लोगों को इंसान की खाल में भेड़िया बोलते हैं। जिस पर सीनियर एल्डर तुरंत ही कह देते हैं कि अगर आप लोगों को हम पर विश्वास नहीं है तो जाइए किसी और को हायर कर लीजिए। इस पर अब डीन टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर वो इनकी बात मान भी लेते हैं तो लोग इन्हें बेवकूफ समझेंगे, और अगर नहीं मानते हैं तो डिफेंस अरे ना होने की वजह से उनका वेयर हाउस प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आने वाले समय में कोई भी डिजास्टर आ सकता है। वही है ना, और बाकी लोग डीन को इन लोगों की बात मानने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये लोग दिन दहाड़े ने ब्लैकमेल कर रहे हैं। वही है भाई साहब तो भगवान से इस सिचुएशन से निकलने के लिए हेल्प मांगते हैं, जिस पर अब भगवान तो इनकी नहीं सुनते हैं, लेकिन जियान चैन की सुन लेता है, क्योंकि जियान चैन को ये लोग अच्छे इंसान लग रहे थे। इसी टाइम सीनियर एल्डर डीन से उनका डिसीजन पूछते हैं, लेकिन डीन अपना डिसीजन बताएं उससे पहले ही जियान चैन उन्हें रोक देता है और इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह देता है। जिस पर पहले तो डीन का मन जियान चैन को रोकने का करता है, लेकिन जैसे उन्हें समझ में आता है कि जियान चैन क्या करना चाहता है तो वो शांत हो जाते हैं। तभी जियान चैन इन दोनों से कहता है कि लगता है कि तुम लोगों को इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती है जो अभी तक यहाँ खड़े हुए हो। लेकिन जब जियान चैन के इतना सुनाने के बावजूद भी ये लोग यहाँ से नहीं हिलते हैं, तो जियान चैन इन दोनों को अपनी पावर दिखाने का डिसाइड करता है और फिर 10,000 फॉर्मेशन एरे को क्रिएट करते हुए कहता है कि लेवल 6 का एरे तो हम लोग खुद बना सकते हैं, तो फिर हम तुम्हारे जाने पर रिग्रेट क्यों करेंगे। जिस पर 3rd एल्डर सीनियर एल्डर से पूछते हैं कि क्या ये वाकई लेवल 6 का एरे है, जिस पर वो साफ साफ मना करते हुए कहते हैं कि जरूर ये लड़का किसी ट्रिक का यूज कर रहा है। लेकिन जैसे ही जियान चैन लेवल 6 के एरे को कंप्लीट कर देता है तो सीनियर एल्डर को भी बिलीव हो जाता है कि जियान चैन वाकई लेवल 6 का एरे बना सकता है। इसी के साथ वो जियान चैन को खत्म करने का भी सोचते हैं, ताकि वो आगे चलकर उनके सेट के लिए कोई थ्रेट ना बन सके। इसके बाद अब जियान चैन इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाते हुए यहाँ से निकाल देता है और फिर सभी के साथ डेंक्यू हॉल के वेयर हाउस के अंदर आ जाता है, जहाँ डीन उसकी हेल्प के लिए और उसके बनाए गए लेवल 6 के फॉर्मेशन के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। जिस पर वो कहता है कि ये तो मेरा फर्ज था और वैसे भी उन लोगों ने जो भी किया वो लोग उसकी भरपाई जरूर करेंगे। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने लिए कुछ काम की चीजें ढूंढने लगता है। तभी उसे एक चीज दिखाई देती है जो कि 7 स्टार मून ग्रास होती है, जो कि जुई के लिए जरूरी थी, इसीलिए वो तुरंत ही उसे ले लेता है। अब इस तरीके से जुई की रेजुनेटिंग पिल बनाने के लिए उसे 3 में से 2 मेजर इंग्रेडिएंट्स मिल चुके थे। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और डीन को खबर करता है कि आज हाउटियन सेक्ट का ग्रैंड लेक्चर डे है, जिसमें आज डेंक्यू हॉल को अपना एक लेक्चरर भेजना है। इस खबर को सुनते ही डीन अपना माथा पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो इस बारे में तो भूल ही गए थे। लेकिन अब उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि अब वो लास्ट मोमेंट पे किसको भेजें। जिस पर वाइस लीडर हैनहा उनकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए उन्हें जियान चैन को भेजने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही परफेक्ट कैंडिडेट है। जिस पर डीन भी उनकी बात मानते हुए जियान चैन को एज अ लेक्चरर अपॉइंट कर देते हैं और उस सर्वेंट को ये बात सभी को बताने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अब ये दोनों जियान चैन को बता देते हैं कि उन लोगों ने इसके लिए क्या फैसला लिया है, जिस पर वो काफी हैरान होता है। जिसके बाद ये सीन कट करके हमें सीधे लेक्चर हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ पर 5th एल्डर शैन कोइंग सभी को बताते हैं कि आज डेंक्यू हॉल की तरफ से मास्टर लिंग सभी को लेक्चर देंगे। डेंक्यू हॉल की बारी है, ये जानकर कई सारे स्टूडेंट्स काफी खुश होते हैं। वहीं 2 डिसेबल्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि मास्टर लिंग के बारे में तो हमने
कभी नहीं सुना, आखिर ये कौन है और किस चीज में स्पेशलाइज्ड है। जिस पर दूसरा डिसेबल कहता है कि मैंने भी कभी इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन मैंने हाल ही में सुना है कि लिंग जियांचन नाम का एक नया अप्रेंटिस वहाँ पर ज्वाइन हुआ है जो कि एक जीनियस है। हो सकता है कि वही हमारा आज का लेक्चरर हो। इस पर पीछे बैठा हाउटियान हॉल का कोर मेंबर जाओ ताओ उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और अगर ऐसा होता भी है तो मैं इन सब के खिलाफ रहूंगा। तो इस पर ये दोनों जाओ ताओ के बारे में खुसर पुसर करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वहाँ पर डीन को आता हुआ देखकर फिफ्थ एल्डर शेनकुंग सभी को शांत करा देते हैं। और डीन और वाइस लीडर के बैठने के बाद जियांचन भी उनके बराबर की सीट पर बैठ जाता है। ये देखकर वहाँ खड़े स्टूडेंट्स या बैठे हुए स्टूडेंट्स सभी के सभी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें इस लेक्चर हॉल से ही बाहर ना निकाल दिया जाए। तभी फिफ्थ एल्डर शेनकुंग डीन के पास आते हैं और पूछते हैं कि आज का लेक्चर क्या वाकई ये जवान लड़का देगा। जिस पर डीन कहते हैं कि तुम्हें लोगों को उनकी कल्टीवेशन या उनकी उम्र से जज नहीं करना चाहिए। ये लड़का भले ही दिखने में यंग है, लेकिन ये हाउटियन सेक्ट के ज्यादातर मेंबर्स से ज्यादा अच्छा है। तभी वाइस लीडर हैनहाओ भी कहते हैं कि ये लड़का ना सिर्फ एक टैलेंटेड फाइटर है, बल्कि ये बाकी सभी चीजों में भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। इसीलिए हमने सोच समझ कर इसे आज का ट्यूटर अपॉइंट किया है। यहाँ पर बैठा कोई भी शख्स इसे पिल मेकिंग से लेकर वेपन रिफाइनिंग और एरे सेटिंग के बारे में क्वेश्चन आंसर कर सकता है। इस पर फिफ्थ एल्डर भी ज्यादा सवाल जवाब न करते हुए सभी के सामने अनाउंस करते हैं कि उनका आज का ट्यूटर जियांचन होगा और वो उससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वाइस लीडर हैनहाओ और डीन के कहने पर फिफ्थ एल्डर शेनकुंग सभी के सामने अनाउंस कर देते हैं कि जियांचन ही उनका आज का ट्यूटर होगा और वो उससे पिल मेकिंग से लेकर वेपन रिफाइनिंग और एरे सेटिंग के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन ये बात वहाँ के किसी भी डिसेबल को रास नहीं आती है, इसीलिए वो जियांचन की तरफ देखकर मुंह बनाने लगते हैं। लेकिन जाओ ताओ कुछ ज्यादा ही ताव में आ जाता है और वो जियांचन के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कोई यहाँ का लेक्चरर नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि तुम भी यहाँ के एक नए मेंबर हो और तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है कि तुम यहाँ पर आकर लेक्चर दो। जिस पर जियांचन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लेक्चर से प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से खुशी खुशी बाहर जा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें पछतावा हो, क्योंकि फिर इसके बाद तुम अपनी वेपन बर्निंग प्रोसेस में आने वाली प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन नहीं जान पाओगे। ये बात सुनते ही जाओ तो हैरान रह जाता है और वो जियांचन से पूछता है कि अगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वेपन्स को खुद के साथ मर्ज कर रहा हूँ और उसमें मुझे प्रॉब्लम भी आ रही है। जिस पर वो कहता है कि बेटा मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुमने अपने दाएं हाथ में पहले से ही एक वेपन मर्ज करके रखा है, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी स्ट्रेंथ अनबैलेंस्ड है। लेकिन ये कितना बुरा है कि तुम मेरा लेक्चर ही सुनना नहीं चाहते हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे ही कर सकता हूँ। और फिर उसे देर न करते हुए बाहर जाने के लिए कह देता है। लेकिन जाओ ताओ तो अपनी सोच में ही डूबा हुआ था और वो वहां से हिलता तक नहीं है। ये देखकर जियांचन उससे कहता है कि अगर वो खुद से बाहर नहीं जा पा रहा है तो वो उसके लिए गार्ड्स को बुला सकता है जो कि उसे बाहर छोड़ देंगे। ये सुनते ही जाओ ताओ अपने घुटनों पर आ जाता है और जमीन पर अपना माथा पटक पटक कर जियांचन से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आपको आपके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए था। इसके साथ ही वो उसे उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने के लिए भी रिक्वेस्ट करता है, जिस पर जियांचन की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता है। तो ये देखकर अब डीन जियांचन को नाराजगी छोड़ जाओ ताओ की हेल्प करने का कहते हैं। जिस पर जियांचन डीन के कहने पर जाओ ताओ को कुछ एडवाइस देने के लिए मान जाता है, जिसे देख जाओ ताओ के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है और वो इसके लिए डीन का शुक्रिया अदा करता है। अब इसके बाद जियांचन जाओ ताओ को बताता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के 2 रास्ते हैं। पहला तो वो अपने वेपन को अपने हाथ से अलग कर अपनी बॉडी स्ट्रेंथ को 2 लेवल तक बढ़ा सकता है, और दूसरा वो अपने उस वेपन को लेवल 6 का वेपन बना सकता है, जिससे न सिर्फ उसकी बॉडी स्ट्रेंथ बढ़ेगी बल्कि उसे वेपन को खुद से अलग भी नहीं करना पड़ेगा। जिस पर जाओ ताओ बताता है कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 2 लेवल से तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर वो इसके लिए अपने वेपन को ही अलग कर देगा तो ऐसा करने में उसे सालों लग जाएंगे। और रही बात लेवल 6 के वेपन की, तो वो चाहकर भी अपने वेपन को लेवल 6 का नहीं बना सकता है, क्योंकि वो अभी सिर्फ लेवल 3 पर ही है और हाउटियन सेक्ट में ऐसा कोई भी नहीं है जो इसे लेवल 6 का बना सके। ये कहते हुए वो निराश हो जाता है, जिसे देख एक डिसेबल कहता है कि जियांचन के सजेशन ने तो जाओ ताओ की हेल्प करने की जगह उसे तो अपसेट ही कर दिया। जिस पर दूसरा कहता है कि हो सकता है कि जियांचन के पास जाओ ताओ की स्ट्रेंथ को 2 लेवल हाई करने या फिर वेपन को लेवल 6 तक अपग्रेड करने का कोई तरीका हो। तो इस पर तीसरा कहता है कि तुम्हारा दिमाग क्या घात चढ़ने गया है, फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और जाओ ताओ को ऐसा करने के लिए एक साथ 2 लेवल्स को ब्रेक थ्रू करना होगा, जो कि इम्पॉसिबल है। और रही बात वेपन की, तो हमारे पूरे हाउटियन सेक्ट में ही सबसे बेस्ट वेपन मेकर भी 3rd लेवल का ही है, जिसकी वजह से ये भी इम्पॉसिबल है। वहीं जियांचन और दूसरे डिसेबल्स की बातें सुनने के बाद हाओ हैन जियांचन से पूछते हैं कि उसने जो भी अभी कहा है क्या वो उसे सच कर सकता है या नहीं, जिसके जवाब में जियांचन बताता है कि मैं इजीली इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकता हूँ, बट मैं ऐसा करूंगा नहीं,
क्योंकि ऐसा करने से इसका कल्टीवेशन फाउंडेशन डैमेज हो जाएगा। और रही बात वेपन रिफाइनिंग इशू की, तो मैं एक ऐसा मेथड जानता हूँ जो कि इसके जैसे मार्शल कल्टीवेटर के लिए परफेक्ट है, जिसे हम ब्लड इंडक्टिंग वेपन रिफाइनमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। तो ये सुनकर जाओ ताओ खुश होते हुए पूछता है कि क्या ये सच में मुमकिन है, जिसके जवाब में जियांचन कहता है कि मैं ऐसा कर तो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम ये जान लो कि तुम्हें ऐसा करने के लिए अपने चेस्ट के ब्लड का सेक्रीफाइस देना होगा। तो क्या तुम इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो? इस सेक्रीफाइस का सुनते ही जो डिसेबल जियांचन की साइड ले रहे थे वो भी जियांचन पर डाउट करने लगते हैं, और ये भाई साहब कहते हैं कि जियांचन तो बस किसी तरह से जाओ ताओ को शांत करना चाहता है, इसीलिए उसने लेवल 6 के वेपन की थ्योरी दी और अब चेस्ट के ब्लड का सेक्रीफाइस। तो वहीं ये भाई साहब जियांचन पर हंसते हुए कहते हैं कि लगता है इसका दाव इस पर ही उल्टा पड़ गया। जाओ ताओ कल्टीवेशन के दीवाना है, इसीलिए वो जियांचन की बात पर एग्री जरूर हो जाएगा। इसके बाद जियांचन का चेहरा तो देखने लायक होगा। वहीं इधर जियांचन की बात को सुनकर जाओ ताओ एक पल के लिए सोच पड़ जाता है, क्योंकि फेल होने पर वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। तभी डीन भी जियांचन को समझाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि नो डाउट तुम इसमें एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम ये भी याद रखो कि जाओ ताओ कल्टीवेशन को लेकर ओवर पॉजिटिव है और वो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जियांचन को डीन का इशारा समझते देर नहीं लगती है, इसीलिए वो उनसे कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए। भले ही मेरा सजेशन सुनने में थोड़ा डरावना हो सकता है, बट एक्चुअली में ये बिल्कुल सेफ है, और अगर जाओ ताओ में इसे करने के लिए हिम्मत नहीं है तो वो मेरी कही बातों को भूलकर भी आगे बढ़ सकता है। ये सुनते ही जाओ ताओ घबरा जाता है और वो टाइम वेस्ट न करते हुए जियांचन के मेथड को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि अगर उसने ये मौका खो दिया तो उसे कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जाओ ताओ का कल्टीवेशन के लिए इतना पैशन देखकर जियांचन को अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जब वो खुद भी एक बिगिनर कल्टीवेटर हुआ करता था। तभी जाओ ताओ अपने पैरों पर खड़ा होता है और रेडी बोलते हुए अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे अपनी छाती के आर पर कर लेता है। उसे अचानक से ऐसा करता हुआ देखकर तो इन लोगों की हवा निकल जाती है, लेकिन जियांचन खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम तो वैसे ही हो, और फिर उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी बॉडी में कोई पावर डालने लगता है, जिससे जाओ ताओ को बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन इसके साथ ही उसकी स्वॉर्ड अपग्रेड होना भी शुरू हो जाती है और प्रोसेस खत्म होते ही वो अपनी स्वॉर्ड अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है, जिससे उसमें से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और उसकी स्वॉर्ड लेवल 6 की कैंशुई स्वॉर्ड में तब्दील हो जाती है, जिसे देख जियांचन और जाओ ताओ दोनों ही बहुत खुश होते हैं। और जाओ ताओ इसके लिए जियांचन को थैंक यू बोलता है और फ्यूचर में उसकी हर तरह की हेल्प करने का भी प्रॉमिस करता है, जिस पर जियांचन योर वेलकम बोलते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी जाओ ताओ उसे रुकने के लिए कहता है और उसके पूछने पर बताता है कि अब उसके पास लेवल 6 का वेपन तो है, बट उसे कैसे कल्टीवेशन में यूज करना है वो इसके बारे में नहीं जानता है। इसके अलावा भी उसके पास पूछने के लिए कई सारे सवाल हैं। जाओ ताओ की ये बात सुनते ही दूसरे डिसेबल्स उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें लेवल 6 का वेपन पहले ही मिल चुका है, इसके बाद भी तुम मास्टर लिंक का टाइम वेस्ट कर रहे हो। डीन ने मास्टर लिंक को यहाँ हम सभी के लिए इन्वाइट किया है, न कि सिर्फ तुम्हारे लिए। इसी के साथ देखते देखते वो सारे डिसेबल्स जो कुछ देर पहले जियांचन पर ही सवाल उठा रहे थे वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपने अपने क्वेश्चंस करने लगते हैं। इतनी सारी भीड़ को जियांचन के चारों ओर देख फिफ्थ एल्डर शैन को इन सभी को एक एक करके आने के लिए कहते हैं, बट कोई भी उनकी बात पर ध्यान ही नहीं देता है। जिस पर अब खुद डीन सभी को डांटते हुए जियांचन से दूर हटने के लिए कहते हैं और उन्हें उनकी बेसिक एटिकेट्स और रूल्स भी याद दिलाते हैं, जिस पर सभी डिसेबल्स पीछे हटते हुए जियांचन से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। तभी डीन आज का ये लेक्चर यहीं खत्म करते हुए सभी को नेक्स्ट टाइम आने के लिए कहते हैं और फिर खुद जियांचन से कहते हैं कि तुमने लेवल 5 राइजिंग एलेक्सर को बनाने की बात कही थी, तो वो हम शुरू कर सकते हैं। डीन की बात से उनके इस एलेक्सर को लेकर उत्सुकता साफ दिख रही थी, इसलिए जियांचन इस एलेक्सर को अभी बनाने के लिए रेडी हो जाता है, जिस पर डीन जियांचन को लेकर पिल रिफाइनिंग रूम में आ जाते हैं, जहां उन्होंने जियांचन के बताए अनुसार सारे मटेरियल्स का अरेंजमेंट करके रखा था और कहीं कुछ कम ना पड़ जाए उसके लिए भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स का इंतजाम किया गया था। तभी डीन जियांचन से कहते हैं कि जब मैंने तुम्हें जाओ ताओ की हेल्प करते हुए देखा तो मुझे उससे एक आइडिया आया। अब मैं सिर्फ इस राइजिंग एलेक्सर के प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी लेवल 5 का पिल मेकर बनने में हेल्प करो। इस पर जियांचन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप कुछ ऐसा मांगेंगे जो मैं आपके लिए नहीं कर सकता हूँ, बट ये तो काफी सिंपल है। जब तक इनफ मटेरियल्स होंगे मैं आपको लेवल 5 का ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करूंगा। अब बेसिकली वो ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि डीन ने उसकी कई बार हेल्प की थी और जीव के लिए उसे 7 स्टार मून ग्रास भी फ्री में दिया था, जिसके बाद ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि डीन जियांचन को लेकर पिल रिफाइनिंग रूम में आ जाते हैं, जहां वो उससे कहते हैं कि मैं सिर्फ राइजिंग एलेक्सर पिल के इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं रहना चाहता हूं, बल्कि मैं लेवल 5 फिल्म मेकर भी बनना चाहता हूं, जिसमें वो उसे उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं। इस पर जियांचन मुस्कुराते हुए कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप कुछ ऐसा मांगेंगे जो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये तो काफी सिंपल है। जब तक आपके पास इनफ मटेरियल्स होंगे मैं आपके ब्रेक थ्रू करने में आपकी हेल्प करता रहूंगा। इसके बाद अब ये लोग एलेक्सर बनाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन उससे पहले जियांचन डीन को एक बात याद रखने के लिए कहता है कि इस फिल्म मेकिंग प्रोजेक्ट में ज्यादातर काम डीन को खुद ही करना होगा, यानी कि डीन को अब ज्यादातर प्रोसेस में खुद पर ही रिलाय करना होगा, क्योंकि अगर वो इसमें उनकी हेल्प करेगा तो इससे उनकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी।
इस पर डीन बिना किसी सवाल जवाब के जियांचन की बात को मान लेते हैं और फिर शुरू होता है पिल मेकिंग का प्रोसेस। अब इसके बाद हम पिल रिफाइनिंग रूम के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं जो बड़े ध्यान से कान लगाकर अंदर की आवाजें सुन रहे थे। तभी उनमें से एक शख्स कहता है कि हमारे डीन सिर्फ लेवल 4 के रिफाइनर हैं, तो क्या वो लेवल 5 का एलेक्सर बना पाएंगे। जिस पर यह शख्स उसे धीमी आवाज में बोलने का कहता है और फिर उसे जियांचन पर भरोसा रखने के लिए कहता है, क्योंकि 2 घंटे पहले ही जियांचन ने जाओतो की स्वॉर्ड का लेवल अप किया था। अब इन लोगों को ऐसे ही वेट करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन डीन को एलेक्सर बनाने में कोई सफलता हाथ नहीं लगती है, जिसकी वजह से लोगों को लगने लगता है कि जियांचन के होने के बावजूद भी डीन इसमें सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो पहले ही 27 बार फेल हो चुके थे। लेकिन वहाँ अभी भी जियांचन के कई कट्टर सपोर्टर मौजूद थे जो लास्ट तक वेट करने के लिए कहते हैं। अब इसी क्रम में 6 घंटे बीत जाते हैं और 83 अटेम्प्ट्स के बाद भी डीन फेल हो जाते हैं, जिसके चलते अब सभी लोगों का भरोसा और उनकी उम्मीद जवाब दे देती है और जियांचन के कट्टर सपोर्टर भी निराश होते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक से पिल रिफाइनिंग रूम में एक ब्लास्ट होता है और डीन उछलते कूदते हुए बाहर आते हैं और सभी को अपने द्वारा बनाई गई राइजिंग एलेक्सर पिल दिखाते हुए बताते हैं कि आखिरकार उन्होंने इसे बना ही लिया। जिसे देख सभी लोगों का खोया हुआ बिलीव फिर से वापस आ जाता है। तभी एक लड़का नोटिस करता है कि डीन की पिल का कलर ब्लैक है, जबकि जियांचन की किसी भी पिल का कलर ऐसा नहीं होता है। तभी जियांचन भी बाहर आ जाता है और डीन को उनकी पिल दिखाने के लिए कहता है। अब जैसे ही जियांचन डीन की पिल को देखता है तो उसे पता चलता है कि इस पिल का कलर न सिर्फ ब्लैक है बल्कि इसका पिल पैटर्न भी मुश्किल से दिख रहा है, जिसका मतलब ये एक बॉर्डर लाइन लेवल 5 पिल है, मतलब ऐसी पिल जो लेवल 5 बनने के काफी करीब होती है। इसीलिए वो इस पिल को फेंकते हुए डीन को फिर से ट्राई करने का कहता है। जियांचन को अपनी पिल फेंकता हुआ देखकर डीन का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो तुरंत ही अपनी पिल के पास जाकर उसे उठा लेते हैं और रोते हुए जियांचन से कहते हैं कि वो अपनी बॉर्डर लाइन लेवल 5 पिल के साथ खुश हैं, जिसमें ये लोग भी उनका साथ देते हुए जियांचन को ये प्रोसेस यहीं खत्म करने के लिए कहते हैं, क्योंकि डीन ने लेवल 4 रिफाइनर होते हुए भी बॉर्डर लाइन लेवल 5 पिल बना ली थी, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस पर जियांचन डीन से कहता है कि जब आप वेपन या पिल रिफाइन करते हैं तो आपको उसे बीच में ही नहीं छोड़कर जाना चाहिए, और फिर उन्हें मोटिवेट करते हुए कहता है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर करने के लिए फाइट करनी चाहिए। अगर आप अभी भी एक रियल लेवल 5 फिल्म मेकर नहीं बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। जियांचन की बात पर डीन कुछ नहीं बोल पाते हैं और फिर जियांचन आगे का फैसला डीन पर छोड़कर रिफाइनिंग रूम में चला जाता है, जिस पर अब डीन को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो हमेशा से ही अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीते सालों में उनकी कल्टीवेशन में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। इसीलिए वो अपने दिल पे पत्थर रखकर अपनी पिल को वहीं फेंक देते हैं और जियांचन के पीछे पीछे रिफाइनिंग रूम में चले जाते हैं और खुद से प्रॉमिस करते हैं कि अब वो तब तक ट्राई करते रहेंगे जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। इसके बाद अब हमें सीधे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां वाइस लीडर हैन हाउ के साथ कई सारे लोग डीन के बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बाहर न आने पर वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग अभी भी बिजी हैं और बीते 2 दिनों की तरह आज भी ये लोग बाहर नहीं आएंगे। इसीलिए सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से रिफाइनिंग रूम के अंदर से एक तेज एनर्जी बाहर निकलती है, जिसे देखते ही सभी लोग रुक जाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी लेवल 5 एलेक्सर से निकल रही थी। इसलिए अब वाइस लीडर और ज्यादा देर न करते हुए सभी लोगों को लेकर पिल रिफाइनिंग रूम में घुस जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि आखिरकार डीन ने एक परफेक्ट लेवल 5 की राइजिंग एलेक्सर पिल को बना लिया था, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब आखिरकार उनके हाथी सेट को एक लेवल 5 पिल मेकर मिल गया था। इतना ही नहीं, ये दोगले जो बार बार जियांचन पर शक कर रहे थे और उसकी इंसल्ट कर रहे थे, वो सभी जियांचन की तारीफ के पुल बांधने लगते हैं। तभी डीन जियांचन को ग्रीट करते हुए थैंक यू बोलते हैं और जाओताओ की तरह ही फ्यूचर में उनकी हेल्प करने का वचन देते हैं, जिस पर जियांचन भी उन्हें योर वेलकम बोलता है। इसके बाद हाउ हैन भी डीन को कांग्रेचुलेट करते हुए कहते हैं कि फाइनली आज आपका सपना सच हो ही गया। तो डीन खुश होते हुए कहते हैं कि आज तो खुशी मनाने का दिन है, इसीलिए वो अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स को माउंटेन के बाहर जाकर एक अच्छे से रेस्टोरेंट को बुक करने के लिए कहते हैं, जहां वो सभी के साथ सेलिब्रेट कर सकें। जिस पर ये स्टूडेंट्स भी मौके का फायदा उठाते हुए सबसे महंगी डिश ऑर्डर करने का प्लान करते हैं। अब डीन को जो चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था, इसीलिए जियांचन अब अपने लिए भी कुछ राइजिंग एलेक्सर पिल बनाने के लिए जाने लगता है। तभी डीन जियांचन की तरफ मुड़ते हुए उसे भी पार्टी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जियांचन तो फर्नेस में खुद के लिए पिल्स बना रहा है। तभी जियांचन बची हुई सारी हर्ब्स को फर्नेस के अंदर डाल देता है और उसकी फायर को भी बढ़ा देता है और कॉन्सेंट्रेट करते हुए कुछ ही देर में राइजिंग एलेक्सर पिल बना लेता है। लेकिन उसने डीन की तरह एक नहीं बल्कि 300 राइजिंग एलेक्सर पिल बनाई थी, जो कि लेवल 5 की थी, जिसे देख सारे स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं
क्योंकि डीन ने 2 दिन में एक पिल बनाई थी, लेकिन जियान चैन ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतनी सारी पिल्स बना दी थी। तभी एक डिसाइपल दूसरे से पूछता है कि मास्टर जियान चैन ने इतनी सारी पिल्स बनाई हैं, क्या वो हमारे साथ इसे शेयर करने वाले हैं? उसका इतना ही बोलना था कि डीन उसके लालच के लिए उसके सिर पर एक घुसट जड़ देते हैं और उसे ऐसा सोचने के लिए भी मना करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें पिल्स ही चाहिए तो जाकर खुद बना लो, दूसरों की मेहनत पर नजर डालने की सोचना भी मत। जिस पर वो डिसाइपल कहता है कि वैसे तो सारा मटेरियल ओरिजिनली हमारा है, अब तो आप बी लेवल 5 के पिल मेकर बन गए हैं, तो क्या इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं मिलना चाहिए था? इस पर अब डीन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से मुझसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, जिस पर वो डर के मारे चुप हो जाता है। तो ये देखकर जियान चैन हंसने लगता है और फिर डीन से कहता है कि आपको उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, वो जो कुछ भी बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, आखिरकार मैं इतनी सारी पिल्स का करूंगा भी क्या? और फिर वो इनमें से कई सारी पिल्स इन सभी को गिफ्ट के तौर पर दे देता है, जिसे देखते ही सभी लोग छीना झपटी पर उतार आते हैं, जिसमें किसी के हाथ में एक आती है तो किसी के हाथ में एक से ज्यादा। जिसे देखकर जियान चैन इन लोगों को छीना झपटी करने से मना करता है, क्योंकि उसके पास काफी सारी पिल्स थी और अगर उसके लिए कम भी पड़ जाती है तो वो उसका नया बैच बना लेगा। लेकिन ये लोग अपनी तरीके से काम चला लेते हैं और फिर सभी लोगों के पास जो पिल्स होती हैं उन्हें वो कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों के लेवल्स काफी तेजी से बढ़ जाते हैं। जिसे देखकर डीन काफी खुश होते हैं, क्योंकि डैंगी हॉल की स्ट्रेंथ अचानक से ही अब कई गुना बढ़ चुकी थी। तभी उनकी नजर जियान चैन पर जाती है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जियान चैन कटोरा भर के राइजिंग एलेक्सर पिल्स को खा रहा था और डीन के पूछने पर वो उन्हें बताता है कि वो तो सिर्फ इसलिए खा रहा है ताकि उसकी कल्टीवेशन पावर बढ़ सके और कुछ भी नहीं है। जिस पर डीन हैरानी से पूछते हैं कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या सच में आपको इतनी सारी पिल्स की जरूरत है? जिस पर वो सोच में पड़ जाता है कि अब इन्हें क्या ही जवाब दें। तभी उसकी पिल्स काम करना स्टार्ट कर देती हैं और उसकी बॉडी के आसपास काफी सारा ऑरा इकट्ठा हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे करके ब्रेक थ्रू करने लगता है और कुछ ही देर में उसका ये ब्रेक थ्रू कंप्लीट हो जाता है। अब इस ब्रेक थ्रू के बाद जियान चैन की पावर ज़ेनु रियल्म के 7th ग्रेड पर पहुंच चुकी थी। अब आप उसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब जब वो दूसरी बार मिस पैंग से फाइट करने जाएगा तो वो इजीली उसे हरा सकता है। अब चूंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था कि अब वो बिना डरे घोस्ट फेस गैनोट्रमा ल्यूसीडियम को ढूंढने के लिए कहीं भी जा सकता था। इसीलिए वो डीन से पूछता है कि क्या उन्होंने घोस्ट फेस गैनोट्रमा ल्यूसीडियम नाम की मेडिसिन के बारे में कुछ सुना है। इस मेडिसिन का नाम सुनते ही डीन को याद आ जाता है कि उन्होंने इसे कहाँ देखा था। इसीलिए वो जियान चैन को बताते हैं कि उन्होंने ये मेडिसिन व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड में देखी थी, लेकिन उसके आसपास प्रोटेक्शन एरिया होने की वजह से वो उसे हासिल नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए एक मैप रेडी किया है, जिससे वो इजीली व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड के अंदर उस मेडिसिन को ढूंढ सकते हैं। और व्हाइट टाइगर मिस्ट्री लैंड अब बस 15 दिनों के बाद ही ओपन होने वाला है, जहां वो जियान चैन के साथ जाने की बात करते हैं। जिस पर जियान चैन उनके हाथ से वो मैप लेते हुए कहता है कि आपने मेरी इतनी हेल्प कर दी, इतना काफी है, मैं बस अकेले ही काम करना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं मैप ले लेता हूँ और मैं खुद ही वो मेडिसिन ले आऊंगा। जिसके बाद ये एपिसोड ही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।